जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो दोस्तों क्लास 12 जो है आज हम टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है और इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन कराने वाले वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन देखना है, एकदम अच्छे से देखना है और समझना है, क्योंकि यहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो अच्छे से देखना है, हम टॉप 10 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र एक सेकेंड पहला क्वेश्चन है सोशियोलॉजी है, मुझसे मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। सोशियोलॉजी है, ओके। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। तो हम इसका जो है वो उत्तर देखेंगे, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जिसमें रहने वाले लोगों में समान इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपराएं और भावनात्मक एकता पाई जाती है। राष्ट्र केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, बल्कि यह लोगों की सामूहिक चेतना और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब किसी क्षेत्र के लोग स्वयं को एक साझा पहचान से जोड़ते हैं और आपसी एकता का अनुभव करते हैं, यहाँ पे है, हम देखते हैं क्या है यहाँ पे कि आपसी एकता का अनुभव करते हैं, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र में रहने वाले लोग अपने देश के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना रखते हैं। स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मसम्मान राष्ट्र के प्रमुख तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मसम्मान जो होता है राष्ट्र के प्रमुख जो है वो तत्व प्रमुख तत्व जो है वो होते हैं। राष्ट्रवाद की भावना लोगों को एक सूत्र में बांधती है और सामाजिक तथा राजनीतिक एकता को मजबूत करती है। तो ये था हमारा राष्ट्र के बारे में प्रमुख बातें, ओके। इस प्रकार राष्ट्र एक जीवंत सामाजिक इकाई है जो लोगों की साझा चेतना पर आधारित होती है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रवाद कब और कैसे विकसित हुआ। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कब और कैसे विकसित हुआ। इसका उत्तर देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों, आर्थिक दोहन और राजनीतिक दमन के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ा। आधुनिक शिक्षा, प्रेस और संचार के साधनों ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुआ था ने राष्ट्रवादी आंदोलन को संगठित रूप दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न आंदोलनों ने जनता को एकजुट किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बना दिया। इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित हुआ। तो कैसे विकसित हुआ भारत में राष्ट्रवाद, जो मैंने आपको जो है वो बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के किन्हीं दो मूल धाराओं को बताइए। क्या बताना है? भारतीय समाज के किन्हीं दो मूल धाराओं को बताना है, ओके। तो भारतीय समाज के दो प्रमुख मूल धारा, पहला परिवार व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो परिवार भारतीय समाज की मूल इकाई है जहाँ व्यक्ति का समाजीकरण होता है। परिवार सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता। तो ये था हमारा जो भारतीय समाज के दो प्रमुख में, पहला परिवार और व्यवस्था। अब हम देखेंगे जाति व्यवस्था। दूसरा मूल आधार जाति व्यवस्था है जिसने लंबे समय तक सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। जाति ने सामाजिक पहचान, पेशा और विवाह संबंधों को नियंत्रित किया। यद्यपि आधुनिक समय में इसके प्रभाव में कमी आई है।
फिर भी भारतीय समाज पर इसका गहरा असर देखा जाता है। इन दोनों मूलाधारों ने भारतीय समाज की संरचना और कार्यप्रणाली को आकार दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है भारत की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रमुख उपाय का उल्लेख करें। यानी कि भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसके जो रोकने के प्रमुख उपाय क्या हो सकते हैं उसके बारे में उल्लेख करने के लिए बोल रहा है। उत्तर है भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रसार है। शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विवाह की न्यूनतम आयु का पालन भी आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी प्रचार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और हम देखते हैं चूंकि ये मोबाइल में PDF जो है एक साथ नहीं आ पाते हैं सारे। क्या है यहाँ पे जनसंख्या के प्रति जागरूक फैलाने के लिए सरकारी प्रचार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आर्थिक सुरक्षा योजनाओं से भी बड़े परिवारों की प्रवृत्ति में कमी लाई जा सकती है। इन उपायों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। हम पांचवा क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में टोटल 10 टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत में जाति विशेषताओं का जो है वो हमें वर्णन करना है। उत्तर है भारत में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। जातियों में उच्च नीच का क्रम पाया जाता है। प्रत्येक जाति का परंपरागत पेशा निर्धारित होता है। अंतर विवाह की प्रथा जाति व्यवस्था को मजबूत करती है। खान पान और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जाति पंचायत सामाजिक नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता बोल रहा है क्या कि जाति पंचायत सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती हैं। सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है। यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों से इसके प्रभाव में कमी आई है, फिर भी जाति व्यवस्था आज भी सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। देखिए यहाँ पे जाति व्यवस्था की विशेषता बता दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाजार एक सामाजिक संस्था है कैसे, यानी कि स्पष्ट करना है कैसे है। उत्तर है बाजार केवल आर्थिक लेन देन का स्थान नहीं बल्कि यह एक सामाजिक संस्था भी है। बाजार में सामाजिक संबंध, विश्वास और नियमों की भूमिका होती है। विक्रेता और उपभोक्ता के बीच परस्पर निर्भरता विकसित होती है। बाजार समाज की आवश्यकताओं को क्या करता है, बाजार जो है वो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जीवन शैली को प्रभावित करता है। मूल्य निर्धारण, प्रतिस्पर्धा और नैतिकता जैसे सामाजिक तत्व बाजार के संचालन में महत्वपूर्ण होते हैं। बाजार सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बनता है। इस प्रकार बाजार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है हमारा सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी खांसी हो रही है जिसके कारण। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पूंजीवाद का तात्पर्य क्या है। पूंजीवाद सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि पूंजीवाद क्या है और पूंजीवाद सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर है पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। पूंजीवाद ने सामाजिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इससे वर्ग विभाजन बढ़ा है जिसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग प्रमुख हैं। आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। साथ ही औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। किसको बढ़ावा मिला है? उपभोग की संस्कृति को
बढ़ावा मिला है। उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार पूंजीवाद ने सामाजिक संबंधों और जीवन शैली को बदल दिया है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य? अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है? उत्तर है अदृश्य हाथ की अवधारणा अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, और अर्थशास्त्र का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। इसका अर्थ है कि बाजार में व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, लेकिन इससे समाज का भी कल्याण होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतें स्वतः निर्धारित होती हैं। इसमें किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। यह अवधारणा आगे है, यह अवधारणा मुक्त बाजार व्यवस्था को समझने में सहायक है। अदृश्य हाथ बाजार को संतुलन की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता पर एक टिप्पणी लिखिए, जिसका वर्णन हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता भारतीय समाज की एक अमानवीय सामाजिक प्रथा रही है। इसमें कुछ जातियों को समाज से अलग और हीन माना जाता था। उन्हें मंदिर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से वंचित किया जाता था। यह प्रथा सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ाती थी। संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया है, जो मैंने आपको बता दिया। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में इसके बारे में बताया गया, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, घोषित किया गया, अपराध घोषित किया गया। शिक्षा, जागरूकता और कानूनों के माध्यम से इसे समाप्त करने के प्रयास किए गए हैं। फिर भी कुछ क्षेत्रों में इसके अवशेष अभी भी जो है वो देखिए, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने समाज में भी देख सकते हैं जहाँ आप रहते हैं। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, क्योंकि 10 ही प्रश्न करना है। 10वां प्रश्न है कि मंडल आयोग का गठन किन उद्देश्यों के तहत किया गया? इसका उत्तर है मंडल आयोग का गठन किन उद्देश्यों से किया गया था? मंडल आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना था। आयोग ने पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन किया और उन्हें आरक्षण देने क्या है यहाँ पे, आयोग ने पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन किया और उन्हें आरक्षण देने की सिफारिश की। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। मंडल आयोग ने सामाजिक असमानताओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉप 10 क्वेश्चन, और इसी चैप्टर का हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।